हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। फिजिकल का कल चैप्टर हुआ था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आज है सॉल्यूशन, विलयन। किसी भी द्रव में आप कोई ठोस वस्तु मिला दो, कोई द्रव मिला दो, गैस मिला दो, तो वो शुद्ध विलायक था, द्रव था, वो विलयन बन गया। हमारे यहाँ तीन चीज़ें हैं कि ठोस को द्रव में घोल दो, विलयन; द्रव को द्रव में घोल दो, वाष्पशील द्रव; गैस को द्रव में घोल दो। तीनों चीज़ें हमारे पास आएंगी, इनका सब पे क्वेश्चंस भी आएंगे। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की सांद्रताएं निर्धारित करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे मोलरता, सांद्रता, शक्ति, नॉर्मलता। इस तरह की कुछ डेफिनेशंस हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 1 नंबर का ज़रूर मिलेगा। वेलकम। ये तो है प्रतिशतता। हमें द्रव्यमान और आयतन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। सिंपल, बहुत सिंपल सा है ये। द्रव्यमान इंटू 100/आयतन, इससे हम निकालेंगे। ये बहुत छोटे सा। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, जो है मोल प्रभाज। इसे मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। कि जो हमने पदार्थ विलयन में घोला है, उसमें विलय और विलायक, जिस द्रव में हम पदार्थ घोल रहे हैं वो विलायक, जो हम घोल रहे हैं वो विलय। तो विलय और विलायक दो अलग चीज़ें हैं। विलय घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, बन गया विलयन। इसमें आता है मोल प्रभाज 2 के। अगर हमें निकालना है मोल प्रभाज विलय का, तो विलय के मोल बटे विलयन के मोल, उसमें विलायक और विलय दोनों होंगे। क्या बनेगा ये? विलायक का मोल प्रभाज। और अगर हमें निकालना है विलय का, तो विलय के मोल बटे विलयन के मोल। ये ए पदार्थ, एक्स के मोल बटे टोटल मोल, ये विलयन के मोल हो गए। पी के लिए पी के मोल बटे टोटल मोल। टोटल मोल में विलयन के, जिसमें विलय और विलायक दोनों के मोल जोड़ने होंगे हमें। ये तो विलय हमें निकालना है एक्स एक पदार्थ का, तो जिसका निकालना उसके मोल बटे विलयन के मोल, दूसरे का। यहाँ एक क्या होता है कि इन दोनों का Na प्लस NB = 1, दोनों का योग 1 आकर रहेगा। ये है आपका मोल प्रभाज। नेक्स्ट मोलरता। दो अलग अलग हेडिंग है, मोलरता एंड मोललता। ध्यान रखिएगा इसका, मोलरता एंड मोललता। अगर आपने द्रव में ठोस पदार्थ घोला है तो मोलरता, और अगर आपने ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ घोला है तो ये बन जाएगी मोललता। मोलरता शर्त क्या है? यहाँ प्रति लीटर आयतन लेकर चलेंगे कि 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल घोलने हैं, वो संख्या कहलाती है मोलरता। प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या विलय पदार्थ के, यह है मोलरता। मोलरता ये इसका फार्मूला है। W क्या है? विलय का भार। M क्या है? अणुभार, मोलकुलर वेट, अपॉन V। जो 1000 आ गया, तो ये जो ml लिखा था हमने, ये क्या है? ये अब ये आयतन ml में आ गया। नेक्स्ट मोललता। यहां शर्त क्या है? यहां आपने लिया था विलयन का आयतन, यहां लेंगे विलायक का भार। यहां ठोस पदार्थ हैं, विलयन भी ठोस है, विलय और विलायक दोनों ठोस हैं, तो विलायक के प्रति किलोग्राम भार में विलय के कितने मोल घोले हैं, इन मोलों की संख्या मोललता। विलयन में है तो मोलरता, और ठोस पदार्थ में है तो मोललता। फार्मूले सेम है। यहाँ भार बटे अणुभार गुणा 1000/V, तो V ml में आ गया। यहाँ विलायक का भार आ गया। देखो ये दो चीज सेम है, भार बटे अणुभार सेम है। क्यों लिया मैंने? ये आयतन में, अब क्या हमें ये भार आपका ये ग्राम में आ गया, इसलिए मैंने क्या 1000 से उसे में डिवाइड करके ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो विलायक का भार मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मात्रक अलग हो गया इसका। ध्यान रखना कि मोल पर लीटर मोलरता, मोल पर केजी प्रति किलोग्राम भार, ये बन जाएगी मोललता। मोलरता द्रव के लिए, मोललता ठोस पदार्थ विलयन के लिए। एंड नॉर्मलता, जरा सा फर्क है कि जो हमारे पास में द्रव है, जो विलय पदार्थ है, उसकी
नॉर्मलता मोलरता में अंतर क्या है कि मोलरता में अणुभार निकालते हैं, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार निकालते हैं। 1 लीटर प्रति लीटर आयतन में विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या, वहां था मोलों की संख्या मोलरता, ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता। W विलय का भार, एन नॉर्मलता, ई तुल्यांकी भार, V आयतन ml में, 1000 आ गया तो ml में, अदरवाइज 1000 न लोगे तो विलियन का आयतन लेना पड़ेगा आपको लीटर में, चेंज कर दिया। ठीक, अब ये संबंध भी इन दोनों में है, मोलरता इंटू अणुभार, स्मॉल m इंटू कैपिटल M, नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार नॉर्मल मोलरता को अगर हम डिवाइड कर देंगे उसकी अम्लता क्षारकता से तो वो हमारे पास में आ जाएगी। देखिए ये है आपका NaOH, कितने OH निकाल सकता है इसकी अम्लता, H2SO4 कितने H निकाल सकता है इसकी क्षारकता। तो नॉर्मलता क्षारकता में अंतर के लिए क्या करेंगे कि उसकी कितने OH निकालेगा उसकी अम्लता क्षार की, और कितने H+ निकालेगा या उसकी क्षारकता, इसमें डिवाइड कर देंगे, अणुभार तुल्यांकी भार में चेंज हो जाएगा ये। ठीक, तो यह है तुल्यांकी भार, ये है अणुभार। नेक्स्ट ये है हेनरी का नियम। अभी तक आपने सॉलिड घोले थे द्रव में, अब हमने गैस प्रवाहित कर दी। हेनरी का नियम केवल गैस का द्रव में विलयता पर लागू होता है, लेकिन यहाँ शर्तें हैं कि जो हमारी गैस है वो उसमें घुलनशील होने के बाद में केमिकल क्रिया न करे। इट मीन्स गैस को आदर्श होना होगा और ताप कम रखेंगे। क्यों कि अगर गैस आदर्श नहीं है, क्रिया कर लेती है, तो वो उसमें क्या करेगा, वो उसको देखो देखिए चलो आगे देखते हैं, उससे आगे है ये क्या शर्त क्या है इनके नियम की कि गैस अक्रियाशील होनी चाहिए विलायक के साथ में, उसमें वो डिसोसिएशन विभाजन ना हो, उसका संयोजन ना हो, कि अणु टूट ना जाए, अणु उसमें संयोग ना कर लें। तो क्या कहता है इनका नियम कि जो हमारी गैस हमने पानी में द्रव में घोली है, उस गैस का दाब उसके मोल अंश मीन्स मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो हमने गैस घोली है उस घुली हुई गैस का दाब, आंशिक दाब, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P गैस का दाब, के क्या है, ये कांस्टेंट है, हेनरी का नियम है तो हेनरी कांस्टेंट का लगेगा ये, X उसका मोल प्रभाज है। यहाँ शर्त यह है कि जो हमारी गैस है वो बहुत बड़ी गैस, उसमें विलय होने के बाद में डिसोसिएट ना हो, टूट ना जाए, वियोजित ना हो जाए, उसके साथ में रासायनिक क्रिया न कर ले। सपोज आपने कोई HCl गैस है, HBr गैस है, आपने डिजोल्व कर दी, क्या करेगा वो जल के साथ में क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा वो H+Cl- H+Br- ले लीजिए अमोनिया, घुल जाएगा, क्या बनाएगा वो NH4+OH-। तो गैस का बची वो तो विलय अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा। इसलिए गैस को विलय हो तो उसमें संगुणन न हो और वियोजन न हो और आयनन न हो। गैस हमारी क्या है, आदर्श होने चाहिए, और उसके बाद में फिर क्या है, जो हमारा ताप है गैस का ताप बहुत कम होना चाहिए। इस पर अक्सर नियम आ जाता है कि नियम क्या है, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, ये है। देखिए अब ये आते हैं न्यूमेरिकल, मोलरता, नॉर्मलता, सांद्रता। राउल्ट का नियम, आदर्श गैस विलयन है वो गैस नहीं है। दो अंजलि बेटा, जो राउल्ट का नियम है वो 2 द्रवों के लिए है या ठोस द्रव के लिए है, गैस के लिए नहीं है। बताऊंगा कि चल राउल्ट का नियम आगे आ रहा है, उससे बताऊंगा डिटेल में करके मैं आपको। ये देख लीजिए, ये कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका अक्सर आता है कि इसकी नॉर्मलता क्या होगी, इसकी मोलरता क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी मोललता क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि इतने ग्राम सोडियम का क्लोराइड को इतने ग्राम जल में विलय कर रहे हैं, तो उसकी मोलरता क्या होगी। फार्मूला तो तुम्हारे पास में है ही, बता क्या है, W/M गुणा 1000/V। मोलरता के लिए W
स्मॉल ये है, आयतन ये है, अणुभार जोड़ लो, Na का 23 कितना हो गया ये 58.5, तो ये आपका M हो गया, M आ गया, W आ गया, V आ गया, इसमें मान रखो उत्तर भी आ जाएगा। देखिए शॉर्ट कर लीजिए इसे, भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में, भार कितना था 5.85, कितना अणुभार होता है इसका ये 58.5, डिवाइड कर दिया बटे आयतन लीटर में, 200 था बटे 1000 कर दिया हमने, इसका ये उत्तर आ गया। इतना सा काम बोर्ड में एक नंबर आपको दिलाएगा, तो उसमें मोलरता, सांद्रता, नॉर्मलता, एक क्वेश्चन सब दे रहे। देखिए नेक्स्ट ये क्या है, कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है ये कि अणु संख्या गुण होते हैं, आगे चलकर देखेंगे इसमें, तो वहाँ हमारा जो पदार्थ है वो आयनित नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मलता, मोलरता की, इसलिए यहाँ जो वियोजन है वो डिपेंड नहीं करेगा, उस पर निर्भर हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोलरता, सांद्रता, शक्ति निकालने हम। यहाँ देखिए ये इसका W हो गया, हमने बोला कितना 1 लीटर में, इसका V हो गया, K का 39-45 क्या बनी 74.5, इसका सेम आ गया फॉर्मूला, क्या है ये W बटे M इंटू 1000 बटे V, ये आपकी मोलरता आ गई। इन सब के मान रखो उत्तर आ जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है, तलमने के एग्जाम में सिर्फ आप लिखेंगे M इज इक्वल टू W अपन M इंटू 1000 बटे V, W भार, M अणुभार, इन्हें जोड़ लेते हैं, अणुभार को परमाणु जोड़ लो, अणुभार निकल आएगा। नहीं बेटा, दो प्रकार के नहीं होते, एक तो होता अंजलि बेटा, एक सुन लो राउल्ट के बता, अभी इसका बता रहा हूँ आपको, ये राउल्ट का नियम 2 हिस्सों में है, एक ठोस को द्रव में घोल दो, एक द्रव को द्रव में घोल दो। आपने दूध में चीनी घोल दी, नमक घोल दिया पानी के अंदर, एक तो ये है, एक आपने दूध में पानी मिला दिया, दोनों वाष्पशील हैं, तो दो द्रव मिलाओगे तो अलग नियम है, और ठोस मिलाओगे द्रव में तो अलग नियम है। 2 प्रकार के हैं ये राउल्ट के नियम। ठीक आ गया। नेक्स्ट देखिए 90% सल्फ्यूरिक अम्ल, तो भार तो पता लग गई हमें कितना, ये 96, इसने कहा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, तो 96 ग्राम तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। जो विलियन है उसका कितना भार हो गया प्रतिशत में 100, तो W स्मॉल W कैपिटल 100, W स्मॉल 96, ये आ गया। अब ये क्या है इसका, ये इन्होंने कहा अणुभार 98, याद कर लो इसे, NaOH, KOH, NaCl, KCl, H2SO4, HNO3, इन 5-7 के अणुभार को याद कर लो, ताकि एग्जाम में ये काम करने का टाइम बच जाए आपका। कितना टाइम है ये, हमें निकाला मोल, भार बटे अणुभार, मोल होते हैं, तो ये हमने इसका मोल निकाल दिया। अब कंडीशन क्या है, मोलरता हम निकाल चुके हैं मोल, या तो फार्मूला वही है W बटे M गुणा 1000 बटे V, या फिर यह है विलय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। हमने मोल कितने निकाले हैं, ये मोल आ गए, ये रखा आयतन। अब इसने आगे दिया घनत्व, ये क्या है, आयतन तो ग्राम में है, हमें चाहिए ml में, तो क्या होता, पढ़ाओगे आप सिद्धांत आर्किमिडीज के पीछे भी आजकल सॉलिड में, कि भार बराबर आयतन गुणा घनत्व। जो वस्तु द्रव में डुबाई जाएगी, भार के अनुपात में आयतन को वो विस्थापित कर देगी। तो क्या है ये, भार बटे आयतन, भार बटे आयतन हमें क्या निकालना, हमें निकालना आयतन क्या, तो भार बटे घनत्व, भार बटे घनत्व, भार बराबर आयतन गुणा घनत्व। उठा ले जाओ, ये घनत्व क्या है हमने, इसने हमें भार दिया ग्राम में, ये दिया उसने घनत्व, क्या है ये D डेंसिटी घनत्व, ये इससे हमने इसका ml निकाल लिया। फार्मूला वही है, विलय के मोल बटे विलय का भार किलोग्राम में, ये उसकी मोलरता आ गई। अब क्या करती भाई, अच्छा मोलरता, ठीक, ये तो मोलरता आ गई। अब वो कहता है नॉर्मलता, ये क्या है H2SO4, H2SO4 कितने प्लस है यहाँ, इट मीन्स इसकी क्षारकता 2 हो गई। नॉर्मलता के लिए क्या निकालना हमें, तुल्यांकी भार,
मोलों की संख्या नहीं है मेरी, ये ग्राम तुल्य, ये मोल नहीं है, ये है ग्राम तुल्यांक। यहां बराबर क्यों रखा, ग्राम तुल्यांक। यस, ये रखा आपका 49। क्या किया आपने, इसका 98 अणुभार है, कितनी अम्लता है इसकी, 2/2 49। वहां चाहिए था अणुभार, हमने 98 लिया था, यहां क्या है, हमें चाहिए तुल्यांकी भार, तो 2 से हमें भाग करना पड़ा। क्यों कि यहां H2 2 क्षारकता है इसकी। टॉपिक बेटा है विलयन, विलयन में चल रही सांद्रताएं, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता। तो कंडीशन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, यहां उसने पूछी है NaOH की घोला गया, तो मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकालनी है। सेम फार्मूला है, भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। तो ये तो हो गया W, क्या होता है इसका अणुभार 40 बटे आयतन लीटर में, ये भी रखा आपने फार्मूला, आपने मान रखा, उत्तर आ गया। अब क्या निकालनी है आपको, नॉर्मलता। देखना कितना है चाहिए, एक ही तो है, तो जब इसका क्षारकता 1 है तो मोलर नॉर्मलता बराबर ही होंगी, चेंज नहीं होगी। वहाँ क्या था बटे 2, अगर नॉर्मलता निकालते तो 2 से गुणा करनी पड़ती, इसलिए क्या रखा, ये जो मान है नॉर्मलता उसकी सेम रह गई। ठीक, अब ये मोललता, फिर क्वेश्चन आ गया ये, इसने दिया है 1/10 मोल, इट मीन्स ये इसके मोल हो गए, मोलों की संख्या। कितना भार है 100 ग्राम, हमें निकालनी मोललता। तो भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार, विलायक का भार दैट वन, ये रखा मान सारा। तरह गई। तो ये छोटे छोटे नंबर के सवाल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। सेम फिर आ गया 100 पे ये। अच्छा देखिए क्वेश्चन आ गया ये, क्या गई, इसकी हमें फिर मोललता ज्ञात करनी है, घनत्व तो निकाल रखा है इसने। ये यहाँ थोड़ा क्या क्या इसने कि इसमें इतने % W/V कह दिया। यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें तो निकाली मोललता, तो हमें भार चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे विलयन का भार कितना होगा, कितना घनत्व है 1.85, कितना है ये परसेंटेज इनटू इतने ग्राम विलयन है, इतने ग्राम। इसमें कितना घुला ये सल्फ्यूरिक एसिड 94, तो 94 तो विलय का भार है और 184 ग्राम ये विलयन का भार है। हमें क्या चाहिए, विलायक का भार। हमने क्या किया उसको, यहाँ उसे आपको यहाँ घटाना होगा। क्यों कि मोललता में भार चाहिए ग्राम में या किलोग्राम में, 100 ग्राम प्रतिशत, शत मीन्स 100। क्या कहा उसने, भार बटे आयतन, इट मीन्स 94 ग्राम घुला है 100 ml में। अब उस ml में 94 तो ये भी है, उसका घनत्व तो दिया आगे उसने करके। ये हमने क्या करा, इसका भार निकालना है। इसका भार विलयन का भार 184 ग्राम है, हमारे कितना है 94। तो रेस्ट क्या बचा बीच में इसमें, वो ये है विलायक का भार, W कैपिटल वाला, और वो W है स्मॉल वाला। भार आ गया क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पता हमें 90 कितना होता है इसका, रट लो इसे 98, दोबारा चुका है ये, मान रखो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां आता है फिर ये सेम मोललता आ गई, इतने ग्राम इतने ग्राम। अब ये तो विलयन है, इतने ग्राम चीनी है, तो W तो छोटा ये आ ही गया। ये जो W बड़ा वाला है, इस W में चीनी भी तो घुली हुई है। हमें क्या चाहिए, विलायक का भार, नॉट विलयन का। ये है इतने ग्राम में इतने ग्राम घुली, तो कुल विलयन यही तो है। अब इस विलयन में विलायक कितना है, इसे घटा लिया मैंने, ये रखा घटा हुआ। क्यों कि मुझे चाहिए विलायक का भार। उसमें शर्त क्या है कि विलयन में से विलय घटा दो, विलायक बच जाएगा, आ जाएगा। सेम फार्मूला आ गया। अब ये इसका क्या है 342 का, ये इसका अणुभार 342 है चीनी का। फार्मूला क्या है इसका, C12H22O11, इसका 342 इसका अणुभार है।
ये आपने निकाल दिया। ठीक है, इसका उत्तर ये मोलत, इस मोलत आ गई है। देखिए आ गई है हेनरी के नियम, बताया मैंने कि हेनरी के नियम की कंडीशन है सब जगह लागू नहीं होगा। आदर्श, पहली शर्त के गैस को आदर्श होना होगा, ना क्रिया करेगी, ना वियोजन होगा और ना संयोग होगा। जैसी घोली ही अपने अगर वैसी गैस एज इट इज रहती है तो हेनरी का नियम को फॉलो करती है, अदरवाइज उसका उल्लंघन कर रही है। इसमें देखो ये रहा, यौगिक में ना तो अभिक्रिया करे, ना अपघटित हो और ना संगुणित हो, ना तो टूटे वियोजन ना हो, ना इकट्ठा हो जाए संगुणित ना हो, ना केमिकल क्रिया करे। एग्जाम्पल देखो दी इसमें, अमोनिया घोली आपने, क्या बन गई ये NH4+ और OH-। घोली थी अमोनिया, बन गया अमोनियम आयन। इट मीन्स विलयन क्या बन गया, विलयन तो क्षारीय होगी, अब ये क्षार बन गया। था द्रव, पानी था, उदासीन था, आपने घोल दे क्या कर रहा हो, क्षार बन गया, तो गैस कहाँ बची, वो गैस तो उसमें क्रिया कर गई, गैस ही खत्म हो गई, तो फिर दाब कहाँ रहेगा, उसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये HCl है, क्या बन गई ये HCl, H+ से टूट गया, तो ये HCl कहाँ बची, पहले जलीय जो हुआ, उसके बाद भी क्या बन रही है H आयन और आयन, विलयन अम्लीय हो गया। तो गैस कहाँ बची, पहले में गैस न होकर विलयन क्षारीय हो गया, दूसरे में गैस तब बनकर वो विलयन अम्लीय हो गया। तो हेनरी के नियम को फॉलो ये नहीं करेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप किसी भी जल में कोई ठोस वस्तु घोल दीजिए, उसके वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों, गैस के अणु कैसे, द्रव के अणु क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। दाब क्या है गैस का, जो गैस के अणु हैं वो वाष्पित हुए, गैस बन गए, गैस ठंडी होकर द्रव बन गई, क्या हो गई। आप देखना कोई बर्तन लीजिए, उसे बंद करके दीजिए, देखना आधे घंटे बाद हटाई रखना, उसका क्या उसमें से पानी निकल कर आएगा, वो भाप देख लीजिए। किसी पर कोई भी द्रव लीजिए उसमें, आप उसमें 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद देखेंगे तो उस पर क्या होगा, जो आपने कवर किया था उस बर्तन पर बूंदें आ जाएंगी जल की। क्यों आ गई वो, कि जो द्रव है उसके अणु वाष्पित होते रहते हैं। आपने बर्तन को बंद किया हुआ है तो वाष्प क्या हो गई, यहाँ वाष्प ठंडी होके फिर द्रव बन जाएगी। इसे कहते हैं वाष्प द्रव में साम्य अवस्था। अगर हमने इसमें कोई ठोस पदार्थ घोल दिया है तो जो वाष्पित अणु हैं उनको पकड़ लेता है। अगर गैस ने 2 अणु पकड़ लिए तो दाब कम, क्यों, दाब क्या होता है, गैस वो बर्तन पर बार बार वो टक्कर मारते रहते, जितने टक्कर होंगी वो गैस का दाब होगा। अगर आपने 2 अणु पकड़ दिए तो 2 दाब तो कम हो गया, क्या होगा, ये अवनमन, झुक जाना, क्या हो गया, वाष्प दाब घट गया। तो इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन है। हेनरी का नियम नहीं बताया बेटा, कहानी बेटा बताया मैंने तुम्हें ये कि हेनरी का नियम केवल उस गैस पर लागू होगा जो ना अपघटित होती हो, ना संगुणित होती हो और न ही विलयन से क्रिया कर लेती हो। जो अशुद्ध था गैस का, हमने इसमें सेल घोली, गैस खत्म हो गई, विलयन अम्लीय हो गया। हमने अमोनिया घोली, अमोनिया गैस खत्म हो गई, विलयन क्षारीय हो गया, तो गैस कहाँ बची। इसलिए नियम क्या लिखा, आदर्श गैस पर, तो आदर्श गैस पर लागू, सिर्फ आदर्श गैस पर लागू हो गई। ठीक, चलिए, तो दाब हमारा घट गया, उसे कहते वाष्प दाब का अवनमन। P0 क्या है, शुद्ध वाले का है, PS विलयन का है, यह है वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम इसे वाष्प दाब के शुद्ध दाब से भाग कर दे तो बन जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यहां आता है राउल्ट का नियम। 2 अलग नियम हैं। अगर द्रव में कोई घोल दो अवाष्पशील पदार्थ तो नियम ये लागू होगा, और अगर दोनों वाष्पशील हैं तो नियम बदल जाएगा, वो आगे आएगा। उसके बाद देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल परभाज के बराबर होगा। विलय पदार्थ के मोल परभाज के बराबर होगा। क्या होगा ये, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, शांत पर लागू नहीं होता। क्यों, शांत में क्या होगा, सांतएं बढ़ जाती हैं तो फॉलो नहीं कर पाता है। सिंपल फार्मूला है,
याद रखना, इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में अक्सर आता है। आदर्श गैस वो होती हैं जो अपना कोई भी गुण नष्ट नहीं करती हैं, किसी भी कंडीशन में लिया हो। आदर्श गैसें पढ़ा होगा आपने आवर्त सारणी के बिल्कुल लास्ट में, 18th ग्रुप में सारी आदर्श गैसें वो कभी क्रिया नहीं करती हैं। आदर्श क्यों है कि उनके सभी कक्षाएं, अंजलि बेटा, सभी कक्षाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए वो कहीं क्रिया नहीं करते हैं। आदर्श जैसे थे वैसे ही रहते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, सारी गैसेज हैं, ये आदर्श हैं, इनकी तमाम कक्षाएं पूरी हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबके 8 हैं, अष्टक पूरा है, इसलिए क्रिया नहीं करते। जो बचे कुछ हैं वो आएगा वैलेंसी, बताऊंगा अभी केमिस्ट्री में, कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए वो संयोग करते हैं, इसलिए आदर्श नहीं है वो। चलिए, तो यह है आपका राउल्ट का नियम। इसकी भी शर्तें हैं। यहां शर्तें अब शुरू हो गई। एक होते हैं अणु संख्यीय गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अणु संख्यीय गुण, जो गुण विलय पदार्थ के मोलों की अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे वो है अणु संख्यीय गुण। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अणु संख्यीय केवल 4 गुण हैं। नंबर 1 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 परासरण दाब, नंबर 3 कवथनांक का उन्नयन, नंबर 4 हिमांक का अवनमन। ये चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल आती है, परिभाषाएं आती हैं, तो ये राउल्ट का नियम क्या है, इन सब पर नियम लागू होंगे कि जो विलय पदार्थ है वो ग्रुप 18 अंजलि बेटा अकिरीय गैसें, लास्ट का 18 मीन्स 8th वाला ग्रुप जो लास्ट में रखा आपका 8th आवर्त सारणी का। पहले आवर्त सारणी में 8 थे, अब ग्रुप 18 कर दिए गए हैं। फर्स्ट ए से 8th है, बीच में आ गया आपका ये 8th ग्रुप बी वाला, और लास्ट से फिर ए शुरू हो गए। 18 में सबसे आखिरी जो ग्रुप है वो 18 ग्रुप कहलाता है, वो जिसमें आदर्श गैस आती है या निष्क्रिय गैस आती है। चलिए, ये आ गया। इसकी शर्तें क्या हैं कि जो विलय पदार्थ है वो अपघटित ना हो, वो वियोजित न हो, और वो अवाष्पशील हो, एंड विलय और विलायक में रासायनिक क्रिया न हो। क्योंकि अगर यह है अणु संख्यीय गुण निर्भर करते हैं अणुओं पे। अगर आपने इसमें घोल दिया NaCl, Na+Cl-, ये तो अणु 2 हो गए, तो वाष्प दाब का अपेक्षा अवनमन भी दोगुना हो जाएगा। इसलिए शर्त क्या है, जितने भी हमारे पास 4 ग्रुप हैं, कवथनांक, हिमांक, परासरण, वाष्प दाब का अवनमन, गलनांक, ये कोई भी अणु संख्यीय गुण नहीं है, वो निश्चित गुण हैं हर चीज़ के। लेकिन अगर बात करते हैं अणु संख्यीय की, पहला क्या है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये अणु संख्यीय गुण है। इट मीन्स जो पदार्थ आपने विलय में घोला है, विलायक में, वो संगुटित का वियोजित ना हो। NaCl कितने हो गए, ये 2 बन गए। जब अणु 2 हैं तो भाई साहब गुण भी दुगना हो जाएगा। आपने लिया कोई एसिड, संयोग कर गए, 2 का अणु 1 बन गया, अणु घट गए तो गुण भी घट जाएगा। तो 4 गुण कुल हैं। नंबर 1 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नॉट वाष्प दाब का अवनमन, यह है वाष्प दाब का अवनमन, ये नहीं है, ये है केवल ये वाला। नंबर 2 परासरण दाब। नंबर नेक्स्ट कवथनांक का उन्नयन, नॉट कवथनांक का उन्नयन। हिमांक नहीं, हिमांक का अवनमन। सिर्फ 4 गुण हैं। अगर 4 गुण ये गड़बड़ करते हैं तो संगुणन करेंगे तो क्या अणु घट जाएंगे, सारे गुण घट जाएंगे, और वियोजित हो गए तो अणु बढ़ गए। अणु बढ़ने के साथ साथ वो उसका अणु संख्या गुण भी बढ़ जाएगा, चाहे वाष्प दाब हो, आपेक्षिक वाष्प दाब हो, परासरण दाब हो, कवथनांक का उन्नयन हो, हिमांक का अवनमन हो, ये सारे गुण डिपेंड करते हैं अणुओं पर। तो इनमें ध्यान रखना कि ना वियोजन हो, ना संगुणन हो, और ना रासायनिक क्रिया हो, और पदार्थ वाष्पशील न हो। ये इसकी सीमाएं हैं। पता क्या पूछते आपसे ये जी, अंजलि बेटा जो पूछ रहे थे अब ये आ गया, द्रव दोनों वाष्पशील हैं। यहाँ बड़ा गड़बड़ होती है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हमने
4 पदार्थ दिए, इनको घटते कवचतांक के क्रम में लिखो, घटते पराशर दाब के क्रम में लिखो। तो वहाँ ध्यान रखना जितने अणु बढ़ेंगे इतना गुण बढ़ जाएगा, जितने अणु घटेंगे इतना गुण घट जाएगा। चलिए द्रव द्रव, अब द्रव में दोनों द्रव हैं, दोनों वाष्प होंगे। अगर दोनों द्रव आदर्श हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, आपने ए और बी मिला दिया, ए प्लस बी, तो ये अलग द्रव है, ये अलग द्रव है। कंडीशन क्या है कि अगर दोनों, इन्हें कहते हैं लाइक फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस। लाइक मीन्स ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में लाइक फोर्स, बी और बी के फोर्स में लाइक फोर्स, और ए एंड बी आ गए तो ये हुए अनलाइक फोर्स। अगर दोनों विलय, जो विलयन विलय अपने जो विलय द्रव है उसके अपने आंतरिक आकर्षण दोनों के प्लस विलय विलय के आकर्षण अगर दोनों में समान हैं, दोनों बराबर हैं, तो 2 और 2 4 ही होंगे। इट मीन्स अगर दोनों आदर्श विलयन हैं, जिक्र आया था अभी आदर्श का, जो राउल्ट के नियम का फॉलो करते हैं। नियम क्या है कि आंशिक दाब ये एस है और ये ओ है, यह है शुद्ध विलायक का और यह है विलयन का। कि अगर हमने 2 द्रव घोले हैं तो एक द्रव का आंशिक दाब उसके शुद्ध द्रव का अंश दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे ही ये ए नहीं है, ये है बी, पी बी, तो ये आ गया। अब जो हमने निकालना है टोटल पी, वो पी ए प्लस पी बी होना चाहिए। अगर 2 ml मिलाए अपने ए के, 2 ml मिलाए अपने बी के, कितना होगा? 2 और 2 4, तो आदर्श विलयन है। यहाँ चाहे मिक्सिंग की एंथैल्पी हो, चाहे वॉल्यूम परिवर्तन हो, उनमें 0 होगा। ये रखा, दोनों बराबर है। ये इनकी फॉर्मेशंस आ गई टोटल की। ये आ गया नियम। अगर दोनों नियम उसका पालन करते हैं तो आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन की शर्त क्या है? वो डेल्टा एच मिक्सिंग, उसमें ऊष्मा न ली जाएगी न दी जाएगी। आप दोनों खुद काम करेंगे। आदर्श विलयन उनमें मिला दिया अपना, उनमें मिलाया आपने 2 और 2 4, 4 3.5 नहीं होंगे, 4.5 भी नहीं होंगे, क्योंकि लाइक फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस बराबर है। आपने नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन लिया, मिक्स कर दिया, दोनों के आयतन के क्षेत्र पर कैसा समान है, तो हेक्सेन हेक्सेन की फोर्स, हेप्टेन हेप्टेन की फोर्स, हेप्टेन और हेक्सेन की फोर्स जो आकर्षण बल है वो तीनों समान हैं। तो यह है आदर्श विलयन। बेंजीन घोल दिया आपने टोलुइन में, एग्जाम्पल नहीं है चूंकि चैप्टर बड़ा है, तो बेंजीन और टोलुइन लगभग बराबर है, घोल दीजिए तो बेंजीन बेंजीन का आकर्षण बल, टोलुइन टोलुइन का आकर्षण बल समान है, और टोलुइन बेंजीन का आपस में ये भी समान है। इट मीन्स ये आदर्श विलयन है। तो इनके ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा ऊष्मा में, और ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होगा। और अगर बदतमीजी हो गई फिर आता है ये पॉजिटिव। इट मीन्स 2 और 2 4.5 भी हो गए, बेईमानी हो गई। यहाँ क्या हुआ? धनात्मक, किसे कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के धनात्मक विचलन ऊपर, उसमें क्या होता है? ये जो P इक्वल टू PA प्लस PB, ये तो आदर्श विलयन है। और अगर P वाला इन दोनों के योग से बड़ा हो गया, अब तो मामला खराब हो गया। इट मीन कंडीशन पॉजिटिव आ जाएंगी। ये क्या करेंगे? ये सारे ड्रामे इनमें चेंज हो जाएंगे। अब इन्हें ऊष्मा भी चाहिए, इनका जो आयतन निकालोगे जो करके वो योग से ज्यादा आएगा। 2 और 2 4.25 4.5 हो जाएंगे, तो 4 एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों? कि जो लाइक फोर्सेस हैं वो अनलाइक से बड़ी हैं, लाइक वाली अनलाइक से बड़ी हैं। तो जो वाष्पीय अणु थे पहले तो वो बढ़ जाएंगे, अणु बढ़ेंगे तो दाब बढ़ जाएगा,
2 और 2 4 होने चाहिए थे, 2 और 2 4 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। इस कंडीशन में V पॉजिटिव, आयतन बढ़ गया। अच्छा, मिक्सिंग की एनर्जी, जब ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा ऊष्मा चाहिए, इट मीन्स ऊष्मा पॉजिटिव हो गई, वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो गया, 2 और 2 4.5 हो गए। क्या हुआ, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक विचलन हो गया। ये कंडीशन ये धनात्मक गई। अब कहीं कहीं क्या होता है कि वो कंडीशन ऋणात्मक भी हो जाती है। क्यों, समान गुण नहीं डिपेंड कर रहे, वो डिपेंड करते हैं अंजलि बेटा कि उसका सरफेस कितना बड़ा है। जितने एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका सरफेस नापेंगे। सरफेस अगर दोनों का बराबर है तो वो आदर्श होगा। और अगर उनमें कोई आकर्षण बल आ गया, या उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या उसमें कोई ध्रुवता आ गई, तो क्या होगा, आकर्षण बल उसमें बढ़ जाएगा, तो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ जाएगा। अगर बराबर है तो 0, और अगर लाइक फोर्स बड़ी हैं अनलाइक से, समान फोर्स बड़ी हैं असमान से, तो क्या होगा, धनात्मक। अब यहाँ उल्टा हो गया कि जो ए और बी थे, इनका जो फोर्स है वो ए एंड बी बी, इट मीन्स अनलाइक लाइक से बड़ा हो गया। क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अब जकड़ लेंगे। इट मीन्स क्या होगा, वाष्पीय अणु अगर 4 हो रहे तो अब ये 3.5 रह जाएंगे, तो 2 और 2 3.5 भी हो गई। अगर लाइक फोर्सेस बड़ी हैं तो धनात्मक, और अनलाइक बड़ी हैं तो निगेटिव। क्यों, कि उनमें हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। जैसे पानी में घोल दो HCl, क्या होगा, वो उसमें आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होगा, अणु जो उड़ रहे थे वो कम हो जाएंगे। इट मीन्स दाब घट जाएगा, आयतन घट जाएगा, उसमें ऊष्मा का मान भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए डेल्टा H मिक्सिंग, अब यहां से ऊष्मा निकल जाएगी। मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव हो गया, तो आयतन भी आपका कम हो जाएगा। तो यह है निगेटेशन। फिर सुन लीजिए, अगर लाइक फोर्स भी समान आकर्षण बल और असमान बल समान है तो आदर्श है, और अगर समान बल बड़े हैं असमान से तो धनात्मक होगा, और असमान बड़े हैं समान से तो उससे नुकसान क्या होगा कि अगर धनात्मक पॉजिटिव है तो क्वथनांक कम हो जाएगा, और ऋणात्मक है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों, कि हर क्वथनांक किसे कहते हैं, ये हमारा वायुमंडल दाब है। हमारे द्रव का दाब ये है, इस दाब को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो उसे ऊष्मा दे रहे हैं, ये क्या है, यहाँ तो ऊपर तो वेपर से उड़ जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। तो ये जो ताप है इस गैप के लिए वो क्वथनांक कहलाएगा। अगर आपने दाब बढ़ा रखा है, ये पॉजिटिव में तो कम हो गया, कितना ताप चाहिए, थोड़ा सा, और निगेटिव में तो क्या हुआ, दाब घट जाएगा। इस निगेटिव को अपर लाने के लिए, फिर ऊपर लाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो क्वथनांक हमेशा घटेगा, और अगर उसमें नेगेटिव है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक, यह है क्वथनांक का उन्नयन। पहले तो ये देखो, क्वथनांक क्वेश्चन आता बोर्ड में, ये कि क्वथनांक किसे कहते हैं, जहां पर वो उबलता है वो नहीं, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, उस दाब को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, वो ताप। उसके लिए छोटा फार्मूला है कि क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के समानुपाती, इस मामले में क्या है, मोललता के समानुपाती होता है। क्या फार्मूला मोललता का, भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार, उसका सूत्र ये बन जाता है। इस पर आपका न्यूमेरिकल आएगा, क्वथनांक उन्नयन पर, हिमांक के अवनमन पर, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, यह है हिमांक का अवनमन। हिमांक क्या है कि हर द्रव का, हर ठोस का पिघलने का हिमांक, हिम माने जम जाना, कि जिस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा तो वो जम जाएगा। तो जो टेम्परेचर आपका वो है वो कहलाएगा हिमांक।
अगर आपने इसमें कोई अशुद्धि मिला दी तो हिमांक में कमी आ जाएगी। कवचनांक क्या होगा? कवचनांक तो बढ़ेगा, हिमांक घट जाएगा। इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। फार्मूला उसका भी यही है कि हिमांक का अवनमन विलय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। मोलर फार्मूला कब नहीं, ये फॉर्मूला ये बन गया। तो ये रही मोललता अवनमन और कवचनांक का उन्नयन। नेक्स्ट चीज, अब 2-3 मैंने बताया 4 चीजें हमारे कोर्स में। ये पहली वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा कवचनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, 3 हो गए। चौथा है परासरण दाब। परासरण क्या है? कि किसी छिद्र से, किसी होल से पार करना, परासरण करके। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं अर्ध पारगम्य, जिसमें गमन आधा हो। आधा मीन्स उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो जो छोटा आकार कितना है द्रव, वो पास हो जाएंगे। जो विलय पदार्थ है उसका आकार बड़ा होगा तो वो रुक जाएगा। इसे कहते हैं परासरण। अब ये देखिए, यह है बर्कले हार्टले की विधि। एग्जाम में इसका सच वर्णन आ चुका है और आ भी सकता है। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने भर दिया विलायक, इसे हमने बंद कर दिया। ये पूरी एक ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या भरा हमने? यहाँ तो भरा विलायक, यहाँ भरा हमने विलियन। इस पर ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो ना आपको, वो नल की जाली होती है, उस पर एक जाली और लगा देते हैं हल्की, प्लास्टिक पाइप देखा आपने? वो चाहते होल बड़े होते हैं, उसमें छोटी पिल्ली लगा देते हैं जाली। क्या है वो? अर्ध पारगम्य, केवल पानी आएगा, रेत नहीं आएगा। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पर ये हमने ट्यूब में विलायक भरा, इसके ऊपर चढ़ा दिया हमने ये अर्ध पारगम्य झिल्ली। जी बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है, विलियन चल रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? विलायक विलियन में बाहर जाएगा तो क्या होगा? यहां इसका ताप, ये लेवल नीचे आ जाएगा। अब ये लेवल नीचे ना हो, हमने क्या करा? इस पर दाब डाला बाहर से। ये क्या है? प्रेशर गॉज, दाब मापने की मशीन। एक प्रेशर गॉज है, देखो ना, वो साइकिल वाले होते हैं, पंक्चर वाले नापते हैं, वो गैस वाले नापते हैं, वही तो है प्रेशर गॉज। ये हमने क्या करा? इस विलायक के तल को जो गिरा है यहाँ से, ये मेंटेन रहे, हमने इस पर दाब डाल दिया। तो जो तल गिरने वाला था, इस गिरने वाला क्यों गिरा था? ये इसका परासरण हो गया। तो इस दाब को रोकने के लिए हमने दाब डाला। जो दाब डाला आपने, वही है परासरण दाब। जो डाला पी आपने, यही पी या पाई, दो कह सकते हैं इसे। पहले पी था, नई किताबों में से पाई आ गया। ये है, ये ज्ञात करने की विधि है इसकी। अब आते हैं ये वांट हॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वांट हॉफ को इस एक चोरी का नियम है जो आपने पढ़े थे गैस के नियम, बॉयल का नियम गैस के लिए, चार्ल्स का नियम गैस के लिए, डाल्टन्स का नियम गैस के लिए, ग्राहम का नियम गैस के लिए। उसने चोरी की, सारे नियम द्रव पे लगा दिए और 100% पास हुआ। इसके लिए वान हॉफ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चोरी की, सीना जोरी की, अवार्ड लिया। क्यों? कि तनु विलियन पर ये 100% फिट बैठता है। तो जो बॉयल का नियम था उस हो गया वान हॉफ बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम था, क्या बन गया? ये वान हॉफ चार्ल्स का नियम। क्या प्रश्न था अब? ये सांद्रता पर निर्भर करेगा, लेकिन ताप स्थिर हो, जो घुल गई है उसमें क्या है? हमने मान लिया कि हमने 1 लीटर में 1 मोल घोला 20 लीटर में, सांद्रता क्या होती होगी? 1/V, 1/V स्थिर ताप पर। अब यह है बॉयल वान हॉफ का नियम। पढ़ा होगा ना? क्या था पढ़ा आपने? ये क्या क्या था बॉयल का नियम? कि दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम क्या है? कि दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दोनों 100% है ये। तो ये तो है बॉयल वान हॉफ का नियम और ये है चार्ल्स वान हॉफ का नियम। चूंकि नियम किसके हैं? बॉयल के हैं। लागू किसने किए? वान हॉफ ने। मिल गया बॉयल वान हॉफ का नियम। वो गैस के लिए था, ये द्रव के लिए। दोनों सेम नियम है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब क्या बन गया?
यह है वांट ऑफ समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आपको बहुत मिलेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी मीन्स पाई, ये प्रसरण दाब है, वी उसका आयतन है, एन मोलों की संख्या, मोल मीन्स भार बटे अणुभार, आर गैस नियतांक सेम वैल्यू, टी परमताप, परमताप मीन्स उसमें 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं परमताप, केल्विन में आता है। तो ये इसका नियम है और इस नियम पर अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें बहुत आता है, ये समपरासारी विलयन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये आइसोटोनिक कैसे कहते हैं, अगर दोनों विलयनों के परासरण दाब समान है तो इन्हें कहते हैं आइसोटोनिक, समपरासारी। इनकी शर्त क्या है कि दोनों के मोलों की संख्या सांद्रता बराबर चाहिए, इट मीन्स एक की मोल दूसरे मोल के बराबर हो गए, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। इतने ग्राम 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम में घोलने पर क्वथनांक में इतना उन्नयन होता है, कितना जल का होता है 100 डिग्री, कितना उन्नयन हुआ 0.34। ये फार्मूला बताया था मैंने पीछे आपको भी, ये रखा, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, के बी कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू विलय का भार, एम विलय का अणुभार और डब्ल्यू विलायक का भार। तो ये तो है स्मॉल डब्ल्यू और ये है कैपिटल डब्ल्यू और ये है डेल्टा टी बी। के बी का मान तुम्हें दिया है उसने, मान रखो उत्तर आ जाएगा, सारे मान दे रखे हैं ये, आ गया। आप क्या करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, आगे चलिए बेटा, टाइम नहीं है ना, करें क्या, ये मान भी क्वथनांक का उन्नयन का आ गया। चलिए प्रश्न दाब है, ये भी निकाल चुके हम, प्रश्न दाब ये भी निकाल चुके हम, बनाया गया इसका सेम वही वांट ऑफ इक्वेशन, मान रखो उत्तर आ जाएगा। ये आ गया हिमांक का अवलंबन। इतने ग्राम को हमने घोला, इतने ग्राम में, तो इतने ग्राम की कमी आ गई, क्या बनाइए डेल्टा टी एफ, वो था टी बी बॉइलिंग टेम्परेचर, कि एफ क्या है, ये है फ्रीजिंग टेम्परेचर, सेम फार्मूला है इसका। अंतर क्या हुआ, यहां था डेल्टा टी बी, यहां तक के बी, इनके मान निश्चित हैं, ये इनके मान रखो उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सेम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें आप नाम रखो उत्तर आएगा पूरा पूरा सेम। मोलल स्थिरांक के भी दे रखा उसने, ये सेम क्वेश्चन। ठीक, यहां अब एक चीज रह गई है, वांट ऑफ गुणांक। जो मॉलिक्यूल विलयन में अपघटित हो गए तो उनकी संख्या कहलाएगी वांट ऑफ गुणांक, इसे कहते हैं स्मॉल आई। इट मीन्स NaCl, यहां 2 हो गए तो I बराबर 2 हो जाएगा। यह है आपका CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल लीजिए, ये CH3COH होल ट्वाइस, यहाँ n बराबर 1/2 आ गया। अगर अणु बढ़ते हैं तो क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा, अणु घटते हैं तो क्वथनांक घटेगा, अणु बढ़ते हैं तो वाष्प का आपेक्षिक नमन भी बढ़ेगा, प्रसरण दाब भी बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। इट मीन जो गुण है वो गुण में बढ़ोतरी होगी आई फैक्टर से। अगर विलयन में अणु टूट जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करो, जैसे यूरिया नहीं टूटता, NaCl, COH का होल ट्वाइस, AlCl4, देख लीजिए यहां यूरिया टूटता नहीं है, n बराबर 1, यहां टूट गया 2 में तो n बराबर 2, यहां टूट गया 3 में तो n बराबर 3, यहां टूट गया तो कितने 5 में तो n बराबर 5।
ये सारे गुण बढ़ जाते हैं। ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। सारे फार्मूला बेस हैं बेटे। बेस्ट ऑफ लक, खुदा आपको कामयाब करे, मेहनत करो। सारे कंप्लीट कोर्स आपका बोर्ड पर है। शॉर्ट नोट हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो आप कोचिंग पढ़ते हैं वही आपका